गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। इससे पहले हमने किया था फॉर ए पॉइंट चार्ज, अब है हमारे पास ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप इस टॉपिक को रटते हैं तो ये रटने में ईजी है, समझने में मुश्किल है, क्योंकि ये टॉपिक जितना ईजी लगता है, जितना समझने दिखने में ये लगता है, इतना है नहीं। इसमें बहुत गहराई है, इसमें वेक्टर का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं। मान लीजिए डियर स्टूडेंट, वी हैव n चार्जेज, कंसीडर n पॉइंट चार्जेज Q1, Q2 एंड Qn। अलग अलग n चार्जेज हैं। अच्छा बच्चों, इसका एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है, तो वो डायग्राम वैसे तो हम ये नहीं कह सकते इनकम्प्लीट है, लेकिन हम उस डायग्राम में थोड़ी चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी हो, क्योंकि एक दो सिंबल है जो एनसीईआरटी में यूज किया है और वो डायग्राम में नहीं दिया हुआ, हालांकि बताया हुआ ज़रूर है, लेकिन हम उसको डायग्राम में ही शामिल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, जो Q1, Q2, Qn है, इनका जो पोजीशन है वो दिया गया है बाय देयर पोजीशन वेक्टर्स फ्रॉम एन आर्बिट्रैरिली चूजन ओरिजिन। ये ध्यान रहे बच्चों वर्ड कि आपने एक ओरिजिन सेलेक्ट किया है अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से आपने Q1, Q2, Q3 अप टू Qn का जो पोजीशन वेक्टर है वो लिखा है। तो लेट R1, R2, R3 सभी पे वेक्टर लगेगा, Rn आर दी रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स फ्रॉम एन आर्बिट्रैरिली चूजन ओरिजिन। और प्यारे बच्चों, फिर आपने कोई एक पॉइंट लिया, तो इस डायग्राम में मैं n चार्ज नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो तरीका हम लगाएंगे उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बच्चों 4 पॉइंट चार्जेस लिए हैं, और ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी से ही मैं बनाऊंगा, और 4 जो पॉइंट चार्जेस हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं, और ये वो पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन चारों के कारण। फिर 4 से हम इसको जनरलाइज कर देंगे n के लिए। तो डियर स्टूडेंट, तरीका क्या रहेगा, हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखना है, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब यहाँ रखेंगे तो उस पर जो जितना फोर्स लगेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। प्रोवाइडेड कंडीशन है यहाँ पे कि जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे वो इस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं बिगाड़ेगा, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा था वैसा ही रहेगा, चार्ज रखने के बाद भी और चार्ज रखने से पहले भी। और ये तो हुआ बच्चों कि हाउ टू मेजर, कैसे इसको मेजर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग पेन एंड पेपर, तो हम इसको कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा। तो इसमें बच्चों हमें 2 स्टेप्स करने हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों वो दोनों। टू कैलकुलेट E R एट P। देखिए बच्चों, E के ब्रैकेट में मैंने R लिखा है। देखो R1, R2, R3, Rn तो थे इनके पोजीशन वेक्टर्स। R क्या है, R है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, यानी जो हमारा पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर है हमारा R। तो ये बात हम लिख देंगे, R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट E, यहाँ ई नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि ई मैं नेट के लिए यूज कर रहा हूँ। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू individual charges by ignoring the presence of other charges। पहला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। किसके कारण? इंडिविजुअल चार्जेस के कारण, यानी अलग अलग चार्जेस के कारण, और बाकियों को इग्नोर करना है। यानी जब आप मान लीजिए Q2 के कारण यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपके पास होता है Q/4πε0r²। तो Q2 के कारण जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो बाकी को इग्नोर करेंगे। फिर ऐसे आप Q3 के कारण पता करेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। Q1 के कारण पता करेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। ऐसे हमारे पास बच्चों n फॉर्मूले आ जाएंगे अलग अलग। पहले स्टेप का मतलब ये है। जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो ये है, ऐड the separately calculated electric fields vectorially to find resultant electric field। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स आए हैं कैलकुलेट करने के बाद, मैंने कहा n फार्मूले हमारे पास आ जाएंगे, उन सभी को वेक्टोरियली हमने ऐड करना है। तो इसको बच्चों हम सिंपल से टर्म में ऐसे लिखेंगे, आवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E1 R E2 वेक्टर R अप टू En वेक्टर R। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये जितना टॉपिक दिखता है आसान उतना है नहीं। एक तो पहले बच्चों एक गलती मत करना, E1 R1 E2 R2 En Rn ऐसा मत कर देना। ध्यान से देखो, जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ब्रैकेट में भी R है और इंडिविजुअल के ब्रैकेट में भी R है, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है नेट, वो पता करना है P पे, और P का पोजीशन वेक्टर है हमारा R। इसी तरह जब आपने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया था, यानी Q2 के कारण जब कैलकुलेट किया था तो भी आपने यहीं पे किया था, Q1 के कारण किया था तब भी आपने P के ऊपर ही किया था। तो इसलिए इन सब के ब्रैकेट में हमारे पास R आएगा। और E1 का मैं नाम लिख देता हूं, आपको और भी अच्छी चीज समझ में आ जाएगी। E1 R, अब बाकियों का नहीं लिखूंगा मैं, एक E1 का ही लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 एट R1। ये बात समझिएगा कि E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? Q1 के कारण। और Q1 कहाँ है? वो R1 पे है। तो प्यारे बच्चों, जहां हमने फील्ड पता करना है उसका पोजीशन वेक्टर आपने यहां लिखना है। तो प्लीज इस गलती को मत करिएगा, R1 R2 R3 ऐसे मत लिखिएगा। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसमें जो हमारी एनसीईआरटी बुक लिखती है, E R इजिकल टू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1P स्क्वायर R1P यूनिट वेक्टर प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2P स्क्वायर R2P यूनिट वेक्टर अप टू दी nth टर्म Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट RNP स्क्वायर RNP यूनिट वेक्टर। अब बच्चों बात यहां आ जाती है कि व्हाट इज दिस R1P एंड व्हाट इज दिस R2P, व्हाट इज दिस RNP। ये यूनिट वेक्टर्स भी हैं, मैग्नीट्यूड भी है। डायग्राम में वो आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि इस डायग्राम को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम प्यारे बच्चों डायग्राम को एक्सप्लोर करेंगे कि हमें एक तो इस डायग्राम में ये R1 R2 Rn क्या है ये नहीं मालूम है, एक ये R1P R2P ये हमें मालूम नहीं है।
तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें मैंने कहा थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। एनसीईआरटी बुक में ये कॉन्फ़िगरेशन ले करके इनका नेट लिया हुआ है। देखो जो नेट लेंगे वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डायग्राम का। आप एनसीईआरटी बुक अगर साथ रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इधर भी बहुत सारे एरो हैं, ऐसे ही नहीं खींचे गए हैं, उनके पीछे बड़ा लॉजिक है, उसको भी हम समझाएंगे। सबसे पहले इन बातों को समझते हैं कि डायग्राम में ये चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देखिएगा, मैंने एक वर्ड लिया था आर्बिट्ररीली चूजन ओरिजिन, यानी एक ओरिजिन जो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे। तो जब हमारी मर्जी है तो प्यारे बच्चों हम अपनी मर्जी से यहाँ एक ओरिजिन ले लेते हैं, लेकिन एक बार लेने के बाद फिर आप उस ओरिजिन को चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रॉब्लम। ये डियर स्टूडेंट हमने हमारा एक्स वाई एक्सिस सेलेक्ट कर लिया है। ये हम 2 डायमेंशंस में कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर 3 डायमेंशंस। देखिए बच्चों, ये है हमारा R1 वेक्टर। ये जो दिख रहा है ना आपको R1 वेक्टर, वो ये है। ऐसे ही फिर ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आप इस डायग्राम को अगर कॉपी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये हमारा हो गया R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, 4 आप बना लेंगे। अब मेन बच गया हमारा ये है प्यारे बच्चों हमारा R वेक्टर, जो हमारे इस फॉर्मूले में ब्रैकेट में आ रहा है। E इज ए फंक्शन ऑफ R, E1 इज ए फंक्शन ऑफ R। हमारा जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर है ये R। अब देखिए बच्चों, P आपने देख लिया कहाँ पे, अब मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे सुनिएगा, ये तो हमने बात की बच्चों कि R क्या है और R1, R2, Rn क्या है। अब बात आती है कि इसमें ये R1P और R1P यूनिट वेक्टर क्या है। ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट P है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं और जिस चार्ज से आप पता करने वाले हैं, ध्यान रहे कि जब भी आप यहाँ यूनिट वेक्टर लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि सिस्टम ऑफ एन चार्ज के लिए, हमने पॉइंट चार्ज के लिए भी बताया था, क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ जो यूनिट वेक्टर आएगा ये हमेशा सोर्स से टेस्ट चार्ज की तरफ का यूनिट वेक्टर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम लिख सकते हैं हमारा R1P यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 to P। अब R2P क्या होगा, R3P, RnP, अब आप समझ गए क्या होगा। तो ये एक यूनिट वेक्टर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये एक यूनिट लेंथ का वेक्टर है, इसको हमने कहा R2P। ऐसे एक यूनिट वेक्टर का लेंथ का वेक्टर यहाँ पे R1P, यहाँ पे R3P, R4P, ऐसे हो जाएगा। और ये ध्यान रहे ये हमेशा इधर ही रहेगा, सोर्स से और जिस पॉइंट पे आप पता कर रहे हैं उस तरफ होगा। अब आप ये कहेंगे कि अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये बात हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर चार्ज हुआ पॉजिटिव, अगर मान लीजिए ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसके साथ मिलेगा, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट मिलेगा। और ये मैंने पहले लेक्चर में भी क्लियर कर दिया था, फिर बता देता हूँ कि जब आप वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं आपको चार्ज का साइन यूज करना पड़ेगा। अब बच्चों बात आ गई, ये तो समझ में आ गया क्या है, ये क्या है R1P। तो प्यारे बच्चों R1P इस डिस्टेंस का नाम है, इसका ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज R1P, ये दिस डिस्टेंस, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q1 और फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज R1P। ऐसे ही बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो गया R2P, R3P, R4P, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ध्यान रहे दिस इज डिस्टेंस,
एंड दिस इज यूनिट वेक्टर। प्यारे बच्चों, ये तो हुआ हमारा वो हिस्सा डायग्राम का जिसकी चर्चा जरूर है फॉर्मूले में, लेकिन उस बुक में था नहीं। लेकिन ये चीज़ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों हमारे एनसीईआरटी के पार्ट पे। एनसीईआरटी ने इनको ऐड कैसे किया है, यानी ये जो फार्मूला लिखा है इसको देखिए डायग्राम में बड़ा सुंदर तरीके से एनसीईआरटी ने समझाया हुआ है। सबसे पहले हमारा जो E1 है, एक और बात देखिए, ये बात भी लिखी नहीं है बुक में, आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात लिखी नहीं है बट वी मस्ट kept in mind here we are assuming that all charges are positive। ये ध्यान रहे भाई, सभी के सभी चार्ज यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो Q1 Q2 Q3 4 Qn सारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिव भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमने सारे पॉजिटिव ले लिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमने अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिया है तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है R1P के साथ होगी। प्यारे बच्चों, ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स इधर ही लगेगा, तो ये हमारा E1 की डायरेक्शन हो गई। E2 ये हमारा Q2 है, तो Q2 के कारण जो E2 है उसकी बच्चों डायरेक्शन ये हमने ले ली, दिस वन इज E2। E3 ये हमारा E3 हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, E3। अब ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बड़ा लेना है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने छोटा लेना है, ये प्यारे बच्चों डिपेंड कर रहा है चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे। मान लीजिए जैसे मैंने इस एरो को इस E2 एरो को मैंने छोटा बनाया है, इसका मतलब Q2 जो है मैग्नीट्यूड में कम है, और E1 जो है उसको मैंने बड़ा बनाया है, इसका मतलब Q1 चार्ज ज़्यादा है Q2 चार्ज से। ऐसे ही बच्चों Q4, एनसीईआरटी के डायग्राम का ये जो पार्ट है बड़ा अच्छा है, ये हमने बना दिया E4। इस डायग्राम का आप ऐसे ही समझ समझ के बनाए कॉपी में जब बनाएंगे। अब इनको प्यारे बच्चों हमने ऐड करना है, क्योंकि जैसे इसमें दो स्टेप्स दिए गए हैं बच्चों। पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। तो ये इंडिविजुअल चार्जेज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, ऐड द सेपरेटली कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरियली। तो अब हमने इनको वेक्टोरियली ऐड करना है। तो वेक्टर के केस में कैसे ऐड करना होता है बच्चों, किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करिए, फिर एक रिजल्टेंट आएगा, फिर उसमें तीसरे को ऐड करिए, फिर उसमें चौथे को ऐड करिए, फिर उसमें पांचवें को ऐड। तो ये हमारा तरीका है यहाँ पे भी। तो सबसे पहले मैं E1 और E2 को ऐड करता हूँ, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। ये हमने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, E1 और E2 को। फिर हमारा जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम ब्लैक मार्कर से दिखा देते हैं। ये हमारा डियर स्टूडेंट E1 प्लस E2 है। दिस ब्लैक लाइन इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 व्हेन एडिंग वेक्टोरियली। अच्छा भाई, अब फिर एनसीईआरटी क्या करती है, इसमें अब जोड़ती है E3। तो E3 जोड़ने में वो क्या तरीका यूज करती है, वो यूज करते हैं, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उस वेक्टर को उसी प्लेन में, उसी वेक्टर के प्लेन में, उसी डायरेक्शन के पैरेलल कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो। यानी जो E3 है हमारा, ये E3 इतना है, इसको आप इसके पैरेलल यहाँ डिस्प्लेस कर सकते हो। तो E3 हमने इसी के पैरेलल यहाँ पर डिस्प्लेस कर लिया, ये हमारा E3 हो जाएगा। ठीक है, E3 आई एम जस्ट फॉलोइंग एज इट इज आवर एनसीईआरटी बुक डायग्राम। अब प्यारे बच्चों ये E1 प्लस E2 था, ये E3 है। अब E1 प्लस E2 में E3 जोड़ेंगे, तो ये हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं।
क्योंकि इसके हेड पे इसकी टेल है, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये हमारा आ गया। आप चाहें तो इसको पैरेललोग्राम लॉ भी मान सकते हैं। कैसे देखो, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। फिलहाल मैंने क्या किया है, E1 प्लस E2 में E3 जोड़ा है, तो ये मेरे पास E1 प्लस E2 प्लस E3 आ गया। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे देखें तो ये पैरेललोग्राम लॉ भी बन गया है। ये E3 है, ये E1 प्लस E2 है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3। अब बच गया क्या हमारा, E4 बच गया भाई। तो E4 इसमें कैसे ऐड करेंगे, ऊपर जगह तो बची नहीं। चलिए, तरीका क्या है प्यारे बच्चों हमारा E4 ऐड करने का, फिर से वही बच्चों तरीका है कि E4 को हम डिस्प्लेस करेंगे इसी के पैरेलल। तो इसके पैरेलल यहाँ डिस्प्लेस करना है, ठीक है। ये हम E4 को मान लीजिए इसके पैरेलल यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। ये E4, ये E4, ये E1 प्लस E2 प्लस E3। फिर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे बच्चों, पैरेललोग्राम बनाएंगे, और ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा इधर, आगे जाके यहाँ मिलेगा। सो दिस इज आवर E, विच इज द रिजल्टेंट ऑफ आवर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। यहाँ n है, ये 4 तक का आप समझ लीजिए। यानी ये जो एक्सप्रेशन है उसको डायग्रामेटिकली हमने ऐसे किया है। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है उसको आप ऐसे ही मत समझिएगा। जनरली हम क्या करते हैं, दूसरी बुक्स का इजी डायग्राम समझ लेते हैं, लेकिन उसमें कंसेप्ट नहीं होता इतना। तो इस पूरे डायग्राम में जो भी इसमें यहाँ मैथमेटिकली हमने लिखा है, पूरा डायग्राम पे दिखाया है कि R क्या है, R1P क्या है, और R1P यूनिट वेक्टर क्या है, E क्या है, E1 E2 क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इट्स वेरी सिंपल। ER इज इक्वल टू, इसको हम समीशन के रूप में लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नोट समीशन I फ्रॉम 1 to n QI अपॉन R IP स्क्वेयर R IP यूनिट वेक्टर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ हमने दो बातों को यूज किया है बच्चों। एक तो कूलोम्स लॉ को यूज किया है, बिकॉज व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला E इज QI 4 एप्सिलॉन R स्क्वायर, दिस इज कूलोम्स लॉ। और ये लाइन लिखने के लिए हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया है। तो कूलोम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को मिलाया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमारे फोर्स के लिए लग रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यहाँ पर वैलिड है। लेकिन एक बात का बस इसमें लास्ट में ध्यान रखना, इसलिए मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ कि इसको आप एक ट्रिवियल मत समझ लीजिए कि हाँ सुपरपोजिशन है तो लगना ही चाहिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में लगा था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स में लगा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगे। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। एट extremely high electric field, superposition principle cannot be applied। ध्यान रहे कि आप जब बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहाँ पर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बनाइएगा अच्छे से साफ कॉपी में। और ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि एनसीईआरटी बुक आप इसके साथ ज़रूर रखें। अब इसमें एक लाइन बची है, वो भी मैं खींच ही देता हूँ। ये मैंने कह दिया था कि आप खींच लीजिए, लेकिन डायग्राम जो है सुंदर नहीं दिख रहा। अब ये डायग्राम पूरा हुआ, एक लाइन क्यों छोड़ी जाए। ये हमारा R4 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें और बड़े सुंदर से नोट्स बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों।